अपनी स्क्रीन पर इन सभी चेहरों को एक साथ देखिए और उस गीत को याद करिए कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। जी हाँ, अमृतकाल की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यहाँ कौवों को मोती खिलाने का बहुत लंबा चौड़ा खेल चल रहा है। चाहे वो गुजराती जोड़ी की सत्ता हो, तमाम शैक्षणिक संस्थान हो यानी विश्वविद्यालय हो, या फिर कोई भी संवैधानिक संस्था हो, या फिर कोई अन्य विभाग, हर जगह चुन चुन कर कौवों को मोती खिलाने का दौर चल रहा है और बेचारे हंस भूखे भजन कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बार फिर से इसी कहावत को आत्मसात करने का ऐलान किया है। नालसार के छात्रों के लिए कह दिया कि आओ हम तुम्हें दाना दुनका खिलाते हैं, जबकि पीछे से माननीय चीफ जस्टिस खोज खोज के तमाम कौवों को इसी न्यायपालिका में मोती खिला रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर बिठा रहे हैं, जज बना रहे हैं। और ध्यान रहे, ये आरोप मेरा नहीं है, उसी न्यायपालिका के भीतर से तमाम चीजें मुझे मिल रही हैं और तथ्यों के साथ मिल रही हैं, जिससे पता चलता है कि अमृतकाल का लेवल कितना डेंजरस हो चुका है। वैसे कहा जा रहा है कि देश को एक नए माफी वीर मिल गए हैं, मिश्रा जी के रूप में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। पिछले दिनों इन्होंने अपने बहुत पुराने और प्रिय व्यक्ति के सम्मान में छात्रों को कथित रूप से सजा देने यानी डराने हड़काने का ऐलान किया, लेकिन पासा पलट गया। न सिर्फ इन्होंने अपने निर्देशों को वापस लिया बल्कि माफी भी मांग लिया है। मगर माफी मांग लेने से बात खत्म तो नहीं हो जाती, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अध्यक्ष यानी बीसीआई अध्यक्ष के इन कारनामों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि अमृतकाल के भीतर अंधेर नगरी चौपट राजा वाली व्यवस्था चल रही है, जिसका जो काम है वो काम छोड़ के बाकी सब कर रहा है। हलवा पूड़ी वाले जजों की बात हो, सत्ता की मलाई खाने वाले वकीलों की बात हो, सत्ता में बैठे लोगों की बात हो, या फिर अधिकारी वर्ग की, हर जगह टके शेर भांजी टके शेर खाजा वाला खेल चल रहा है। तो फिर चीफ जस्टिस सूर्यकांत से लेकर बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा जी के बारे में आज कायदे से चर्चा करेंगे। बिहार से लेकर दिल्ली तक और हरियाणा से लेकर भी दिल्ली तक मिश्रा जी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, इसलिए एकदम टकटकी लगा कर देखते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। यही नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसको टच करना और इसके बाद ऑल पे क्लिक करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपका ये चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी आपकी बात हो पाती है। वो बात हो पाती है जो गोदी मीडिया इस जन्म में नहीं कर सकता, कम से कम अमृतकाल में तो बिल्कुल नहीं। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले बीसीआई अध्यक्ष मिश्रा जी की बात करते हैं, इसके बाद हमारे चीफ जस्टिस कैसे कौवों को मोती खिला रहे हैं उस पर बात करेंगे। आप सबको याद है ना, कॉकरोच वाली टिप्पणी के बाद चीफ जस्टिस के प्रति नाराजगी सबके भीतर है। हालांकि ऐसी टिप्पणियों पर हुजूर के भीतर कोई पछतावा नजर नहीं आया, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहने लगे कि कॉकरोचों पर यानी युवाओं पर हुई लाठीचार्ज और बर्बरता की सुनवाई के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ए वकील मेरा समय बर्बाद मत करो। इन सब के बाद हमने देखा कि जगह जगह माननीय चीफ जस्टिस के कार्यक्रम रद्द होने लगे, कहीं खुद जाने से मना कर दिया। इसके पहले हमने ये भी देखा कि टाटा इंस्टीट्यूट ने कार्यक्रम रद्द कर दिया। भरी अदालत में एक वकील ने माननीय चीफ जस्टिस को मां की गाली दे दिया। बहुत शर्मनाक घटना थी। और तभी पता चला कि नालसार संस्था में जो वार्षिक कार्यक्रम होने वाला है उसमें चीफ जस्टिस चीफ गेस्ट के रूप में जाने वाले हैं, और वहीं के छात्रों ने विरोध कर दिया। जाहिर सी बात है, आप किसी के हाथ से कोई डिग्री या कोई सम्मान तभी प्राप्त करना चाहेंगे दिल से जब आप सामने वाले का सम्मान करते हो और सामने वाला भी पलट के आपका सम्मान करता हो। यदि एक दूसरे के बीच सम्मान का कोई रिश्ता ही नहीं तो फिर आपके हाथ से कोई भी चीज लेने में बड़ी तकलीफ होगी माननीय। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नालसार जैसी संस्था से जो छात्र पढ़े लिखे हैं उनके भीतर संविधान और लोकतंत्र जीवंत होना चाहिए, और जीवंत है इस बात का परिचय उन्होंने दे दिया है और कह दिया कि यदि युवाओं के प्रति हमारे चीफ जस्टिस ऐसी सोच रखते हैं तो हमें उनके हाथ से सम्मान नहीं लेना है। अब हुआ यह कि भारत के चीफ जस्टिस ने इस बात पर तो शुरुआत में कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया संभवतः, मगर उनके अति प्रिय बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा जो कि भाजपा के सांसद भी हैं, कहा जा रहा है कि इन्होंने अपना नंबर बढ़ाने के चक्कर में खुद को फंसा लिया। नंबर बढ़ने के बजाय घट गया। लोग तो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस और मिश्रा जी में बहुत फर्क नहीं है, लेकिन अब क्योंकि मामला फंस गया है तो एक दूसरे पर इधर उधर की बात करके बचने का प्रयास हो रहा है। कल ही हमने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बाकायदा पूछ लिया कि बीसीआई हु आर यू, मेरे और छात्रों के बीच आप कौन है।
छात्र गलत भी है तो उनका विरोध करने का अधिकार है। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या बीसीआई अध्यक्ष ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत के बिना रजामंदी के इतना बड़ा फैसला ले लिया। हालांकि बार काउंसिल के ही तमाम सदस्यों ने उनके इस फैसले का विरोध भी किया और कई सदस्य तो चौंक भी गए कि मिश्रा जी कर क्या रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर जो रिपोर्ट्स दिख रही हैं इनमें बताया गया है कि बीसीआई के 19 पदाधिकारियों में से 10 ने व्हाट्सएप ग्रुप में लेटर को अप्रूव किया था और 3 लोगों ने खुलकर विरोध किया। खुद बीसीआई के को चेयरमैन सीनियर एडवोकेट आर सदाशिव रेड्डी ने विरोध किया, मेंबर एडवोकेट रामी रेड्डी ने भी विरोध किया, मनोज कुमार ने भी विरोध किया। आपको बता दें कि मनन कुमार मिश्रा ने पहले अपने लेवल पर ही लेटर वगैरह तैयार करके साइन करके व्हाट्सएप ग्रुप में बाकी लोगों को अप्रूवल के लिए भेज दिया और कई लोग देखकर चौंक गए कि मिश्रा जी करना क्या चाहते हैं। इसके अलावा एक अन्य को चेयरमैन वेद प्रकाश शर्मा ने भी सवाल उठाए थे और इन सब लोगों की आपत्ति ये थी कि बीसीआई को इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए, हमको क्या लेना देना है, क्योंकि किसी बहुत गंभीर अनुशासनहीनता की कोई कंप्लेंट या रिपोर्ट नहीं है और ये जो एक्शन लेने की बात कही जा रही है ये भी पूरी तरह से अनुपातहीन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीसीआई के सदस्य जब व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा कर रहे थे इस मामले पर तो उन्हें यह पता भी नहीं था कि आदेश पहले ही सार्वजनिक किया जा चुका है। यानी मिश्रा जी अपने आप में कितने लोकतांत्रिक है यहीं से पता लगा लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए। जिस संस्था के मुखिया हैं उसी के सदस्यों और अन्य लोगों को मालूम तक नहीं कि संस्था कर क्या रही है। और तो और सवाल यह भी है कि क्या बीसीआई या उसके अध्यक्ष के पास ऐसा निर्देश देने का अधिकार है। बाकी तो आप जानते ही हैं कि अमृत काल में अधिकार होने न होने का कोई मतलब नहीं रह गया है। उदाहरण के तौर पर याद करिए, नागरिकता जांचने का काम गृह मंत्रालय का होता है लेकिन गृह मंत्री के दुलारे ज्ञानेश कुमार जी कर रहे हैं, चुनाव आयोग कर रहा है। वोटर लिस्ट तैयार करने का काम चुनाव आयोग का होता है लेकिन एसआईआर में ड्यूटी जज लोग कर रहे हैं। जजों का काम न्याय देना होता है, वो लोग घूम घूम के राजनीति कर रहे हैं और न्याय कर रहा है बुलडोजर। यहाँ वहाँ जज लोग हलवा पूड़ी खा रहे हैं, किसी पर काकरोच, किसी पर परजीवी तो किसी पर विकास विरोधी होने का ठप्पा लगा रहे हैं। लोगों को सुरक्षा देने का काम पुलिस का होता है, पुलिस खुद ही चोर डकैत गुंडा बने फिर रही है। तो असल में अमृत काल का यही आनंद है, जिसका जो काम है वो अपने मूल काम को छोड़कर बाकी सब कर रहा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मनन कुमार मिश्रा जी का जो मूल काम है क्या वो कर रहे हैं और क्या उसको कर पा रहे हैं, उस पर आएंगे। लेकिन थोड़ा कुछ और दिलचस्प बातें जान लीजिए, किस तरीके से इन्हें 2 घंटे के भीतर अपने आदेश में बदलाव करना पड़ा, फिर आधी रात को पूरा आदेश ही वापस लेना पड़ा। इतना खतरनाक यू टर्न इन्होंने मारा, देसी भाषा में उसे थूक कर चाटना कहते हैं। अब ये सब तो आप लोग जान ही चुके हैं। सोच कर चले थे मिश्रा जी कि छात्रों को डरा लेंगे और चीफ जस्टिस को खुश कर लेंगे, लेकिन गेमा में पलट गया। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करना उल्टा पड़ गया। वैसे समझने वाली बात यह है कि मिश्रा जी को लेकर पहले भी बहुत सारे विवाद होते रहे। 12 साल से बीसीआई के अध्यक्ष हैं, बीच में कुछ वक्त के लिए दूसरे व्यक्ति थे लेकिन बार बार यही चुने जाते हैं। इनके चुनाव पर भी तमाम सवाल उठने लगे। मनन कुमार मिश्रा जी बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं, वहीं से प्रैक्टिस शुरू किया, फिर पटना हाईकोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। परंतु समझने वाली बात यह है कि उनके आसपास और उनके बारे में जानने वाले तमाम सीनियर बार मेंबर्स ये बताते हैं कि वकील के रूप में इनका बहुत बढ़िया लीगल प्रैक्टिस नहीं है। हालांकि समय समय पर सिविल और क्रिमिनल केसेस करते थे, लेकिन बीसीआई जैसी संस्था के अध्यक्ष, वो भी इतने लंबे वक्त तक जो व्यक्ति हों, उनको जैसा लीगल करियर होना चाहिए वैसा मिश्रा जी का लगता नहीं है, ऐसी चर्चा है। परंतु हाँ, राजनीतिक संबंध बहुत पुराना है। 2009 से ही चुनाव लड़ते रहे, पहले बीएसपी में, फिर कांग्रेस से, फिर भाजपा में चले गए और 2024 में भाजपा ने इन्हें राज्यसभा में भेज दिया। भाजपा ने इन्हें क्यों भेजा, अंदाजा लगाते रहिए आगे की बातों को सुनकर। निर्विरोध राज्यसभा सांसद बनाया गया। सवाल उठने लगा कि एक तरफ बीसीआई के अध्यक्ष भी हैं, दूसरी तरफ भाजपा के सांसद भी, ये कैसे चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें इसलिए चुना क्योंकि बार काउंसिल में उनकी पकड़ थी, बार एंड बेंच में उनकी पहुंच है। मगर यहीं पर लोकतंत्र के लिए संकट भी पैदा होता है। याद करिए, मैं पिछले कितने वर्षों से कितनी बार ये बात कह चुका हूं कि यदि इस देश के वकील खड़े हो जाए तो न्यायपालिका में भरोसा बहुत मजबूत हो जाएगा और न्यायपालिका में भरोसा मजबूत होने का मतलब है कि सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। मगर सवाल तो ये है कि वकील खड़े होंगे कैसे। तमाम वकीलों को मिश्रा जी की बार काउंसिल कई बार धमकी दे चुकी है। यानी वकील अगर एक मुश्त आंदोलन करना चाहें, किसी बात पर विरोध करना चाहें सरकार का, तो मिश्रा जी खुद बीसीआई के चेयरमैन हैं, हड़काने वाला आदेश दे देंगे। अब सोचिए कि ये कितना बड़ा लोकतांत्रिक संकट है। विरोध सत्ता का होता है ज्यादातर मामलों में, तो वकील सत्ता का विरोध करेंगे कैसे।
क्योंकि उनकी संस्था के जो मुखिया हैं वो खुद ही सत्ताधारी हैं। साल 2024 में सवाल ये उठा था कि राज्यसभा सांसद भी बन गए और बीसीआई जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी के अध्यक्ष भी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में मामला भी गया, लेकिन हाईकोर्ट ने मामले को सुनने से इनकार कर दिया। एडवोकेट अमित कुमार दिवाकर ने पिटीशन दाखिल किया था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जैसे सवाल उठे थे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को ही खारिज कर दिया। आपको बता दें कि जनवरी 2018 में बीसीआई की ही एक एक्सपर्ट कमेटी ने 500 से ज्यादा ऐसे वकीलों को नोटिस जारी किया था जो संसद या विधायक भी हैं और वकालत भी करते हैं। इसमें बड़े नाम वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और पी चिदम्बरम के थे। अब सवाल यह है कि साल 2018 में जो बीसीआई 500 वकीलों को नोटिस जारी करती है, वकील रहते हुए सांसद या विधायक रहने पर सवाल उठाती है, उसी बीसीआई के अध्यक्ष खुद ही बाद में राज्यसभा में चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, विधायक या सांसद रहते हुए वकालत करना अपेक्षाकृत कम खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। ज्यादा डेंजरस ये है कि आप वकीलों की संस्था के मुखिया होकर सत्ताधारी दल के सांसद हैं। यदि विपक्षी दल के सांसद होते तो शायद लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात होती, और नहीं होते तो और अच्छी बात होती। देश भर के वकील खुद ही सोचें कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद का इस पद पर रहना उचित है। इन पर पहले भी मनमाने फैसलों के आरोप लग चुके हैं। कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि वाली अवस्था में रहते हैं, ड्यू प्रोसेस का पालन नहीं करते, जो उनकी सीमाएं हैं, जो शक्तियां हैं, उससे आगे आदेश दे देते हैं। अब इसी मामले में देख लीजिए, यहाँ भी वही बात हो रही है। नालसार वाले में छात्रों पर पाबंदी लगाने में राज्यों के बार काउंसिल से भी इनके कई बार टकराव की खबरें आ चुकी हैं। वकीलों की हड़ताल पर सख्त आदेश देते हैं। वकील अगर राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल करने की सोचें तो उनके खिलाफ चेतावनी जारी की जाती है और कहा जाता है कि आपकी प्रैक्टिस सस्पेंड कर दी जाएगी। यानी वही बात जो मैंने अभी कहा कि वकील अगर विरोध करेंगे, हड़ताल करेंगे तो सत्ता के खिलाफ करेंगे ज्यादातर मामलों में, और जो लोग सत्ता में हैं उन्हीं की पार्टी से सांसद है बीसीआई के अध्यक्ष। तो क्या बीसीआई के अध्यक्ष वकीलों के किसी भी डिमांड का समर्थन करेंगे सत्ता के खिलाफ? क्या वो वकीलों को हड़ताल करने देंगे? यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पद पर बैठे हुए व्यक्ति की जिम्मेदारी कहां तो वकीलों की तरफ होनी चाहिए, वफादारी वकीलों की तरफ होनी चाहिए, मगर यहां गेम उल्टा नजर आता है। यहां कथित रूप से वफादारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ नजर आती है, क्योंकि उस पार्टी ने इन्हें सांसद बनाया है। इस बात को यदि बारीकी से समझें तो यह बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसा नजर आता है, और शायद भाजपा के लोगों ने इन्हें सांसद भी इसीलिए बनाया कि देश भर के वकीलों को ये एकजुट होने से रोकेंगे, सत्ता के खिलाफ बोलने से रोकेंगे। आप सोचिए कि जो व्यक्ति छात्रों को एनरोलमेंट से रोकने का निर्देश दे सकते हैं, उनकी जांच करवाने के निर्देश दे सकते हैं, वो वकीलों को कैसे कैसे नहीं डराते या हड़काते होंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने से रोकते होंगे, विरोध करने से रोकते होंगे। वैसे हाल ही में पता यह भी चला कि एक साल के भीतर 14 करोड़ रुपया सिर्फ मीटिंग और अन्य छोटे छोटे कार्यक्रमों में खर्च हो गए। यानी अर्थ के दुरुपयोग को लेकर भी बहुत सारे आरोप मिश्रा जी पर लगते रहे हैं। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए कुछ करोड़ रुपए मायने नहीं रखते, मायने रखता है लोकतांत्रिक भरोसा। और जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी संस्था के मुखिया को सत्ताधारी दल सांसद बनाता है तो यह भरोसा कमजोर नहीं होता बल्कि टूट जाता है। अब आगे की कहानी सुनिए। पिछले दिनों जस्टिस सूर्यकांत ने इसी मामले पर कह दिया कि मेरे और छात्रों के बीच आप कौन हैं, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। और आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि ये छात्र वकील के रूप में एनरोल होकर सुप्रीम कोर्ट बार में आए, इसके बाद उन्हें लीगल एड केस करने के लिए पैनल में लिया जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि नालसार जैसी भरोसेमंद छवि वाली संस्था से पढ़े हुए छात्रों को आप लीगल एड के पैनल में रखना चाहते हैं। यानी जहाँ के छात्र बहुत काबिल माने जाते हैं, जिन्हें लाखों का पैकेज मिलता है, आप उन्हें छोटा मोटा काम सौंपना चाहते हैं माननीय चीफ जस्टिस। जबकि दूसरी तरफ आप ही माननीय चीफ जस्टिस जज लगाने की बात जब आ रही है तो ऐसे ऐसे लोगों को जज लगा रहे हैं कि सुनकर कोई भी शर्म से पानी पानी हो जाएगा। चुन चुनकर आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों को बनाया जा रहा है, ये बात तो पहले से चर्चा में है। अभी हमने बताया था कि हाल फिलहाल में हुजूर ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के लिए 10 नाम भेजे। उन 10 नाम में से एक महिला जज हैं। जब इन्हें सीनियर वकील बनाया जा रहा था तो संभवतः 50 में 17 नंबर मिला था। लोगों ने कहा कि ये तो सीनियर बनने के लायक ही नहीं है, मगर बना दिया गया और अब जज भी बनने की कतार में है। इन्हें 10 नामों में से एक नाम ऐसा भी है जिन पर महिला के साथ छेड़खानी करने का आरोप लग चुका है। एक पर बार एसोसिएशन में रहते हुए घोटाले करने के आरोप लग चुके हैं। एक वकील साहब घोटाले के आरोपी हैं, पहले भी किसी पद पर थे, वहां घोटाला किए थे कथित रूप से। यानी ऐसे ऐसे नाम को चुन चुन कर माननीय चीफ जस्टिस जज बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं, जो पहले से ही बहुत विवादित हैं, जिनकी आईबी रिपोर्ट भी एडवर्स है। और सुनिए, एक सेशन जज को हाईकोर्ट प्रमोट किया गया बिना पोस्ट, यानी पोस्ट खाली नहीं है, नियुक्ति हो गई, जबकि इनका कार्य भी बहुत अच्छा नहीं था, कायदे का कोई जजमेंट नहीं, कोई नाम लेवा नहीं। और मैं भी यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। वैसे वर्तमान चीफ
चीफ जस्टिस ने एसपी सिंह जैसे लोगों को भी जज बना दिया, जिन पर न जाने कौन कौन से आरोप लग चुके हैं, और खुद माननीय चीफ जस्टिस पर कौन कौन से आरोप लग चुके हैं। और सुनिए, 3 नाम और भेजने की तैयारी में है हुजूर, जो कि बहुत खासम खास हैं, लेकिन हो सकता है इन सारे विवादों और रायता फैलने के बाद उस पर कुछ न किया जाए। 7 नाम और मंगवा लिए गए हैं और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के तमाम वकील कह रहे हैं कि ये 7 नाम कहां से छुपा कर निकाले गए हैं, कहां से निकाले गए हैं। वकील के रूप में हम इन्हें न जानते हैं, न पहचानते हैं, न तो इन लोगों का कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रैक्टिस है, मगर माननीय चीफ जस्टिस को ये लोग पसंद हैं। क्यों पसंद है हमें नहीं पता। तो सवाल यह है कि नालसार जैसी संस्था से पढ़े हुए छात्रों को आप लीगल एड जैसी छोटी छोटी चीज़ें देना चाहते हैं, और जब जज बनाने की बात आती है तो आप मोती खिलाने वाला काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देश भर में काबिल ईमानदार उम्मीदवारों की कमी है। एक से बढ़ के एक धुरंधर वकील पड़े हुए हैं, सेशन जज भी हैं, लेकिन उनको पीछे कर दिया जाता है, उन्हें उनकी ईमानदारी की सजा मिलती है। जबकि दूसरी तरफ एडवर्स रिपोर्ट वालों को तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोपियों को चुन चुनकर जज बनाया जा रहा है। तो आप ही बताइए कि क्या ये वही खेल नहीं है, हंस चुगेगा दाना दुनका कौवा मोती खाएगा। आप मोदी सरकार के भीतर देख लीजिए, या तो वहां भी कौवा को मोती खाने के लिए मिलता है, तमाम नाकाबिल लोगों को बड़े बड़े पदों पर बिठा दिया जाता है ताकि यस मैन बने रहें, जी हुजूरी करते रहें। जो काबिल है उन्हें हटा दिया जाता है, जिनका जमीनी आधार है उनको पटक दिया जाता है। और समझने वाली बात यह है कि जिन्हें पटके जाने का डर होता है वो काबिल होते हुए भी कौवा बन जाते हैं ताकि कुर्सी बनी रहे और दाना दुनका खाने से भी बचे रहें। लेकिन आप में से जितने भी लोग न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, खुद ही कमेंट करके बताइए कि क्या एक ऐसा व्यक्ति जो सत्ताधारी दल का सांसद है, जो सत्ता से इनाम ले रहा है, फायदा ले रहा है, ले चुका है, वो देश भर के वकीलों के हित में काम कर सकते हैं क्या उस स्थिति में होंगे कि वो सत्ता के खिलाफ जाकर वकीलों की बात सुन सकें। वीडियो पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।